नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चलिए दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी है राकेश की। राकेश की उम्र लगभग 25 साल का हो चुका था, लेकिन ये घटना का शुरुआत 5 साल पहले ही हो चुका था। यानी जब राकेश 20-21 साल के थे, गांव में रहती थी, बिहार के रहने वाली थी और दादी से बहुत अपना प्रेम करते थे। दादी का उनका निधन हो जाता है और उसके 2 महीने के बाद ये घटना उनके साथ में घटी थी, जब कुछ रिश्तेदार आ गए थे उनके घर पर शाम के टाइम में और आम तोड़ने के लिए, कच्चे आम थे, तोड़ने के लिए बगीचे में चले जाते हैं कि चलो मेहमान आए हैं, अब उनके लिए कुछ चटनी मुरब्बा वगैरह कुछ स्पेशल चीज़ बन जाएगा घर में। चले जाते हैं आम के बगीचे में अकेले ही। शाम हो चुका है, धुंधलका हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपने धुन में थे। राकेश एक आम के पेड़ पर चढ़ जाते, ऊपर चले जाते हैं। ऊंचा वाला आम का पेड़ था। आम तोड़ने लगते हैं। अचानक उनका पैर फिसलता है। ऐसे लगता है कि जैसे उनको पैर को कोई खींचा हो। अपना बैलेंस अब बना नहीं सकते। धड़ाम से हवा से अब ऊपर पेड़ से नीचे गिरने लगते हैं। अब उनको लगा कि अब तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अगर मैं बच भी गया तो मेरे तो अब हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। लेकिन कमाल की बात होती है, जैसे ही वो नीचे गिरते हैं ना, 2 हाथ उनको हवा में रोक लेता है। आंखें खुला हुआ है राकेश का। बताते हैं कि आंखें मेरा खुला हुआ था। मैं डरा हुआ जरूर था कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, और बचूंगा भी तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। लेकिन जब 2 हाथों ने ऐसे मुझे कैच कर लिया ना, और जो मैं देखा ना, मैं एकदम डर गया था और डर की वजह से मैं बेहोश हो गया था। वो हाथ मेरी दादी के थे, जिनको मरे हुए 2 महीना हो चुका था। अब इसके बाद मेरी आंखें जब खुलती है तो अपने घर पर, अपने परिवार के अंदर में लोग बाग घबराए हुए हैं। मेरे परिवार के सारे सदस्य रो रहे हैं। और तब मेरी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद मैं जो देखता हूँ कि जो भी रिश्तेदार थे हमारे पास में खड़े हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, रो रहे हैं। मेरी माँ तो रो रही थी। ये सब कैसे हुआ बेटा, कैसे हुआ? तुझे जाना ही नहीं चाहिए था आम के बगीचे में रात के टाइम में। और जिस पेड़ पर तू चढ़ा था आम तोड़ने के लिए, उस पर कोई रहती है चुड़ैल। ये चुड़ैल का कारनामा था। उस टाइम तो मैं किसी चुड़ैल को देखा नहीं था। बस ऐसा महसूस हुआ था कि किसी ने मेरे पैर को झटके से खींचा है। और इसके बाद मैं अपने बैलेंस बना नहीं सका। लेकिन मैं सही सलामत था। मेरे ना हाथ पैर टूटे थे, ना मुझे कोई चोट लगी थी। बस मैं बेहोश हो चुका था। अब वो मैं कैसे भूल सकता था वो दोनों हाथों को, जिन्होंने मुझे हवा में ही रोक लिया था। वो मेरी दादी थी। जब मैं पूरी बात बताता हूँ, लोग मेरे घर के विश्वास ही नहीं कर पाते। ऐसे नहीं हो सकता बेटा, ऐसे नहीं। वो चुड़ैल थी। उस पेड़ पर चुड़ैल का वास है। जब तुम काफ़ी देर हो गए, जब तुम लौटे नहीं, तो हम लोग को चिंता हो गया। बता रहे थे परिवार राकेश जी को कि तब हम लोग चिंता में डूब गए थे कि तुम कहाँ रह गए। और इसके बाद हम लोग अब भेजते हैं वहाँ पर, पेड़ों के पास में, बगीचे के पास में, तो तुम पेड़ के नीचे बेहोशी में पड़े हुए मिले थे। अब इसके बाद तो हम लोग का हालत बुरा हो चुका था। हमें तो लगा कि बस तुम्हारा खेल खत्म है। वो चुड़ैल इसी पेड़ पर रहती थी जिस पर तुम आम तोड़ने के लिए चढ़े थे। वाकई में ये राकेश जी के लिए बहुत ही एक अलग अनुभव था। आज जब अपने परिवार से बोल रहे थे कि मैं तो सही सलामत हूँ, दादी मुझे बचा लिया, लेकिन घर का लोग कोई भी यकीन नहीं करते थे। दादी को तो मरे हुए 2 महीना हो चुका। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, वो चुड़ैल का ही काम है। खैर, अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल सही सलामत था। मुझे रत्ती भर चोट नहीं आई थी। वो डर के वजह से मैं बेहोश जरूर हो गया था, लेकिन अब सही सलामत था। और धीरे धीरे हम लोग अब ये बात को भूलने लगे। लेकिन गाहे बगाहे घर में चर्चा चल पड़ता था कि राकेश, सच बोलना, क्या दादी ने तुम्हें उस रात को बचाया था? और तब मैं शांत से कहता था कि हाँ, मैंने दादी को देखा था। उन्हीं का 2 हाथ था जिन्होंने मुझे कैच कर लिया था। मुझे रत्ती भर चोट नहीं लगा, लेकिन मैं उस टाइम बहुत डर चुका था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। बात धीरे धीरे सब लोग अब भूलने लगे और मैं भी भूल चुका था।
2 साल तक मैं और गांव में रहा और उसके बाद मैं पेड़ के पास तो बिल्कुल जाता नहीं था। जब गांव घर के लोग बताने लगे कि राकेश, उस पेड़ के पास में तो भूल के भी मत जाना, उसमें एक चुड़ैल रहती है, चुड़ैल का वास है। 2 साल के बाद हम अब शहर में आ चुके थे, नौकरी चाकरी करने लगे और नौकरी चाकरी में अब एक तरह से जितना मैं पैसा कमाना चाहता था उतना कमा नहीं पाता था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मेहनत मजदूरी का काम करता था। तो जिनके घर में रहता था वो ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे और मैं भी उनके साथ में ऑटो रिक्शा सीख लिया था। अब मैं उनसे कहने लगा कि आप मुझे भी ऑटो चलाने को दीजिए ना, अपना ही। वो कहने लगे कि ठीक है राकेश, दिन में मैं चलाता हूँ और रात को तुम चला लिया करो। मैं खुश हो गया था। अब इसके बाद मैं ऑटो रिक्शा चलाने लगा। दूसरी घटना का मुझे एहसास हुआ था एक स्टैंड के ऊपर में। रात का करीब 11 बजा हुआ था। मैं स्टैंड पर खड़ा होकर, इंडस्ट्री एरिया था और वहाँ पर मैं स्टैंड पर खड़ा होकर सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि कोई न कोई सवारी मिल जाएगी। और वहाँ से जो सवारी मिलती थी ना, अच्छे पैसे देती थी, दूर की सारी सवारी होती थी। इसी आस में अपना स्टैंड पर ऑटो रिक्शा लगा के बैठा हुआ था और वहाँ पर पहली बार मैं किसी प्रेत आत्मा को देखता हूँ। जिस जगह पर मैं था ना, वहाँ अब पूरा सुनसान हो चुका था। स्टैंड पर मैं ही इकलौता ऑटो ड्राइवर था जो अपना ऑटो रिक्शा लगा करके सवारी का इंतजार कर रहा था। वहाँ पर पास में ही एक पेड़ था। अब किस चीज़ का पेड़ था मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब मेरी नज़रें जब पेड़ के पास जाती है ना, तब मैं देखता हूँ कि एक औरत, लंबी सी औरत खड़ी हुई अब मेरी तरफ देख रही है। रात का 10 बज रहा, मामूली बात नहीं था। मैं जब उस औरत को देखता हूँ तो उसका उम्र लगभग 30 साल के आसपास का लगता है। देखने में अच्छे परिवार की लग रही है, कपड़ा लता सही ढंग का पहन रखी है। लेकिन वो पेड़ के पास में कर क्या रही थी? खैर मुझे कोई मतलब नहीं था, मैं तो ऑटो ड्राइवर था। मेरे पास में कोई सवारी आ जाती तो मैं लेके चल देता। लेकिन काफ़ी देर तक वो जो औरत पेड़ के पास में खड़ी रहती है, ना हिलती है ना डोलती है, तो मुझे कुछ संदेह होने लगा। मैं जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं कहूँ ना कि मुझे उसके पास में उस वक्त जाना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि कोई संकट में तो नहीं है, किसी से छिपती तो नहीं है, कोई उसके साथ में कोई बात तो नहीं हो गई। मैं मदद करने के लिए पेड़ के पास में चला गया था ताकि मैं पूछ सकूं कि आपके साथ में क्या हुआ है। और जैसे ही पेड़ के पास जाता हूँ ना, वो सेकंडों में वो औरत मुझे दिखाई नहीं देती। और जबकि मैं 10 मिनट से उसको मैं वॉच कर रहा था, देख रहा था, और तब तक पेड़ के पास में थी। और जैसे ही पेड़ के पास में जाता हूँ वो औरत गायब हो जाती है। सही कहूँ ना कि मैं दूसरी बात मैं प्रेत आत्मा को देखा था। एक बार तो अपनी दादी को और दूसरी बार एक औरत को। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता था। जब मैं ये देखने लगा ना, मुझे अब डर लगने लगा। मुझे ठीक नहीं लग रहा था। आखिर मुझे प्रेतात्मा क्यों दिख रही है? मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है? मैं ज़्यादा इसी पर सोचा विचारा करता था। लेकिन अब जो मैंने देखा था, अब मुझे लगा कि कहीं मेरे आंखों का भरम है। लेकिन ऐसा नहीं था। 10 मिनट का आंखों का भरम नहीं होता। मैं उसके पास में जैसे ही जाता हूँ और गायब हो जाती है। लेकिन ये मेरे साथ में तो पहले कभी ऐसा कभी हुआ नहीं था। जब मैं पेड़ से गिरा था, इसके बाद ये दूसरी घटना थी। खैर इस घटना को भी मैं भूल चुका था, अपने काम धंधे पर लग चुका था और रात के टाइम मैं पूरा एरिया में घूमता रहता था जहाँ सवारी मिलने का चांस हो। एक रात में स्टेशन के पास में अपना ऑटो रिक्शा लगा करके, कोई ट्रेन उस टाइम नहीं थी, ट्रेन 1 घंटे के बाद में आने वाली थी और हमारे जैसे कुछ और ऑटो ड्राइवर थे जो अपना अपना ऑटो रिक्शा लगा करके और उसी में अपना आराम कर रहे थे। मैं भी ऐसे ही कर रहा था, मैं भी आराम कर रहा था। तभी जैसे मेरे ऑटो को आकर कोई दस्तक देता हूँ, मैं नींद से उठता हूँ और जो देखता हूँ ना, तो मैं दहल जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी है, बड़े बड़े उसके बाल हैं, बड़े बड़े उसकी दाढ़ी सफ़ेद है और उसके पैर वगैरह मुझे दिखाई नहीं दे रहे। वो आके मेरे को घूरने लगता है, बड़ी बड़ी उसकी आंखें लाल लाल दिखाई देने लगती है और वो घूरने लगता है। जैसे मैं उसको देखता हूँ, मैं एकदम
भांप लेता हूँ कि इंसान तो हो ही नहीं सकता। इसके पैर मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे हवा में उड़ रहा हो। अब मैं डर के चीखने लगता हूँ। संजोग से वहां पर ऑटो ड्राइवर थे और उस वक्त सारे के सारे आगे, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो, क्या बात हो गई। और तब मैं बताता हूँ। मेरे बताने के बाद वो लोग भी डर गए थे। और तब मुझे संदेह होने लगा कि मुझे आत्मा क्यों दिख रही है, मुझे ही क्यों देख रही है। यहाँ पर इतने ड्राइवर थे, किसी के पास में वो आत्मा जा सकती थी, तो किसी के पास में न जाकर कि मेरे पास में क्यों आई। मैं थोड़ा सोच विचारने लगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीसरी घटना मेरे साथ में घट चुकी थी। अब इसके बाद मैं इस घटना को भी भूल चुका था। करीब करीब इस घटना को बीते 6 महीना हो चुका था। अब मैं एक लेडीज जो वो हॉस्टल होता है, लेडीज हॉस्टल के पास में रोड पर स्टैंड था, वहाँ बस स्टैंड। रात के करीब 11 बजे भी थी, सर्दी का टाइम था और वो दिसंबर का ठंडी वाला महीना था। अब मैं वहाँ पर अपना ऑटो रिक्शा लगा करके इंतजार कर रहा था। एक साइड में गर्ल्स हॉस्टल था और दूसरी साइड में कुछ न कुछ ऐसा चीज़ था जहाँ पर मुझे कुछ अब सवारी मिलने का उम्मीद थी। नर्सिंग होम था, एक छोटा सा और हॉस्पिटल था। मुझे लगा कि ये जगह ठीक है, कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगा सवारी। अब मैं बस स्टैंड पर अपना ऑटो रिक्शा लगा करके उसी के अंदर में आराम कर रहा था। ये कोई भी आएगा जिसको ऑटो को जरूरत होगा, मुझे जगा ही देगा, तब तक मैं थोड़ा अब आराम भी कर लूँ। 10 मिनट जब मुझे सोते हुए होता है और तभी कोई जगाता है, मुझे मीठी आवाज़ सुनाई पड़ती है, ड्राइवर साहब आपका ऑटो रिक्शा खाली है। मैं नींद से उठता हूँ, आंखें मलते हुए देखता हूँ कि एक खूबसूरत लड़की है जो अच्छी ड्रेस पहन रखी है। अब मुझसे बोल रही है कि ड्राइवर साहब आपका ऑटो रिक्शा खाली है, क्या मुझे ठिकाने तक पहुँचा देंगे। और तब मैं कहता हूँ कि हाँ मैडम, मैं तो इसीलिए इंतज़ार कर रहा था, कोई सवारी मिले तो मैं यहाँ से चलूँ। कहाँ जाना है। जब वो जगह का नाम बताती है, एरिया का नाम बताती है ना, तो मुझे लगा कि अब तो मोटा पैसा मिलेगा, क्यों उस जगह से काफ़ी दूरी पर था। कम से कम 1.5-2 घंटे का सफ़र था। शहर का आखिरी हिस्सा था। उस जगह की बात कर रही थी। खैर वो सवारी थी, मैं तो पूछताछ नहीं कर रहा था, लेकिन मन में बड़ा जिज्ञासा थी कि आखिर ये अकेली लड़की देखने में खूबसूरत जवान लग रही है, अब ये अकेले क्यों है, इसके साथ में परिवार के लोग क्यों नहीं है। शायद ये गर्ल्स हॉस्टल से निकली है, शायद अपने घर जा रही होगी। अब मैं ऐसी धारणा बना लेता हूँ कि मुझे क्या करना भाई, सवारी सवारी होती है, मुझे अपने पैसों से मतलब होना चाहिए। मैं उसको बिठा लेता हूँ और फिर चल पड़ता हूँ। रास्ते भर वो मेरे बारे में पूछती रहती है, कब से ऑटो चला रहे हो, कितना कमा लेते हो, शादी ब्याह किए कि नहीं किए। मैं अपनी कहानी सब बताने लगता हूँ कि नहीं, अभी मेरा शादी ब्याह नहीं हुआ, अभी मैं पैसा जोड़ रहा हूँ, घर में थोड़ा तंगी चल रही है, पैसा सही ढंग से मैं कमा नहीं पा रहा हूँ। मैं अपना दुखड़ा उसको सुनाता हूँ। ऐसी बातचीत करते हुए हम उसके मंजिल तक यानी शहर का आखिरी हिस्सा पार कर लेते हैं। और तब मैं चौंक के कहता हूँ कि मैडम आप कहाँ जाइएगा, ये तो आखिरी हिस्से में आगे जिस कॉलोनी की बात कर रहे हैं हम तो वहाँ पहुँच गए, अब कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाना है आपको। तब कहती है डरिए मत, थोड़ा और आगे चलना है, हमारा घर इधर नहीं है, हमारा घर थोड़ा आगे है। अब मैं उसकी बातों में अब आ चुका था, सवारी थी, अब मैं लेके चल पड़ा। बाकी हम शहरी जो क्षेत्र था उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, कॉलोनी पीछे छोड़ देते हैं। अब जो खुला मैदान और सड़कें यही सब नजर आ रही थी। और वो बातचीत करती जा रही थी और मैं भी उसकी हर बात का जवाब देता था जो पूछती थी। और मैं ऑटो चलाते हुए तब मैं जैसे ही अब उससे पूछता हूँ कि अब कहाँ जाना है, तब कहती है बस आगे से दाहिने साइड में मोड़ लीजिएगा, हम अब पहुँच गए हैं। वैसे ही मैं करता हूँ, दाहिने साइड जा कर के मेन रोड से मुड़ जाता हूँ। एक रोड जा रही है, छोटी सी रोड जा रही है, पतली सी, मैं उस पर मुड़ जाता हूँ। कुछ मकान मुझे अब दिखाई देने लगते हैं। अब मुझे उम्मीद लगा कि इन्हीं मकानों में से इसका घर होगा। चलो हम सही टाइम पर आ गए, इसको हम छोड़ करके फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ेंगे, कोई सवारी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो अब आराम करेंगे, थक चुका था।
पहला घर आते ही अब वो लड़की बोलती है, बस यहीं रोक दीजिए, यही हमारा घर है। घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अब मैं सवारी से किस लिए पूछूं कि भाई आपके घर में कौन रहता है नहीं रहता है, कहीं वो बुरा मान जाए, फिर तो मेरे लिए तो दिक्कत परेशानी हो जाएगी ना। वो उतरती है, हाँ कहती है थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, पैसा मेरे पास में नहीं है, मैं अंदर से लेके आ रही हूँ। अब मेरे पास में कुछ बोलने का था ही नहीं, मैं अपने ऑटो में बैठ चुका था, इंतजार करने लगा। वो घर में जाती है और इसके बाद जब आती नहीं है ना तो मेरा मन थोड़ा व्याकुल होने लगता है। मुझे लगा कि ये सवारी गई, 10-15 मिनट बीत चुका है, अभी तक आई क्यों नहीं? क्या ये पैसे देने के मूड में नहीं है? मेरे मन में शंकाएं घिरने लगी थी। और सही पैसा था, छोटा मोटा रकम नहीं था। मैं इतना लंबा दूरी तय करके आया था तो दर्द तो होना ही था, पैसा ना आ पाने का। मैं इंतजार करने लगा, 15 मिनट से आधा घंटा बीतता है और तब मैं बेचैन हो चुका था। अपने ऑटो रिक्शा से अब निकलता हूँ और उसके दरवाजे पर चला जाता हूँ। घर का दरवाज़ा जैसे खटखटाता हूँ ना, वो दरवाज़ा अंदर की साइड में खुल जाता है और तब मैं देखता हूँ कि अंधेरा नहीं है, अंदर में रोशनी है, जैसे दरवाज़ा ही खुलता है। और तब मैं लड़की का नाम तो जानता नहीं था, मैं आवाज़ लगाने लगा, मेम साहब, मेरा ऑटो का किराया तो दे दीजिए, काफ़ी देर हो चुका है, मुझे भी घर अपना लौटना है। और तब अंदर से उसी लड़की की आवाज़ आती है कि ड्राइवर साहब आप अंदर ही आ जाओ। मैं एक पल तो हिचका कि भाई रात का मामला है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए इस वक्त में? नहीं, मेरा मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन बार बार लड़की की आवाज़ सुनाई दे रही थी, ड्राइवर साहब अंदर आके ही पैसा ले लो, अंदर आके पैसा ले लो। आखिरकार मैं अंदर अब चला जाता हूँ, उस दरवाजे में प्रवेश कर लेता हूँ। और जब मैं जिधर से आवाज़ आ रहा उधर चलता हूँ ना, लड़की दिखाई नहीं दे रही है। मैं एक जगह पर खड़ा होकर के अब मेम साहब पुकारने लगता हूँ कि मेम साहब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप जल्दी से आ जाइए ना, मुझे पैसा दे दीजिए ना, मुझे अपना घर निकलना है। लेकिन अब मेम साहब की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक जो घर था ना एकदम अंधेरे में गिर जाता है, जो भी रोशनी थी बंद हो चुकी हुई। अब पहली बार मुझे डर का एहसास हुआ। डर मुझे भूत प्रेत का नहीं, मुझे लगा कि मैं एक अनजान घर में खड़ा हूं और इस घर में एक अनजान लड़की है, वो भी जवान है। कहीं ऊंच नीच ना हो जाए मेरे साथ में, कोई मुझे मेरे पर ब्लेम ना डाल दे। मैं इस चीज से डरा हुआ था, भयभीत था। मुझे लगा कि कहीं वो पैसा ना देना चाहती हो, अब मुझे किसी जाल में फंसा करके अब कुछ मेरे साथ में गलत ना कर दे, कहीं कुछ चोरी का इल्जाम ना लगा दे। मेरे मन में ये सब ख्याल चल रहा था। अब मैं सच कहूँ ना, मैं बहुत डर गया था। मैं मेम साहब पुकार रहा हूँ, मेम साहब लाइट चली गई है, आप कहाँ पर हैं, आप आ जाइए ना, जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं निकल दूँ। तभी पीछे से लंबी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे मेरे पीछे वो लड़की खड़ी हो। और जब मैं मुड़ता हूँ ना, ये खुशबू मेरे नाकों में पड़ती है, बड़ा मदहोश करने वाली खुशबू। और अचानक मुझे एहसास होता है कि जैसे मुझ पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है, अपने हाथों अब बुरा मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक मुझे याद था और इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि उस वक्त मेरे साथ में हुआ क्या था। जब मेरी आँख खुलती है ना तो अपने आप को मैं ऑटो का अंदर ही पाता हूँ। सुबह हो चुकी है। अब मैं एक ऐसी वीरान जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे कोई मकान ना दुकान ना वहाँ इंसान के रहने के सबूत मिल रहे हैं। इस वक्त में पूरा खेत खलिहान वाला कुछ जंगली वाले इलाका में मैं पहुँचा हुआ था। एक कच्ची रोड पर मेरा ऑटो रिक्शा खड़ा था। हाँ, वहाँ से कुछ दूरी पर 2-3 घर मुझे दिखाई दे रहे थे, रात में भी दिखाई दिए थे। लेकिन मैं किस घर में गया था कुछ मुझे अंदाजा नहीं था। मैं बेहद डरा हुआ था। आखिर मेरे साथ में हुआ क्या, वो लड़की आखिर मेरे साथ में किया क्या था, मैं सब कुछ जानने के लिए बेचैन था। अभी तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को देख रहा था तो मैं बहुत ही ठीक ठाक था, सही सलामत था। मेरे शरीर पर कोई खरोच का तक निशान तक नहीं था। मतलब मेरे साथ में कुछ ऐसा कुछ
अब हुआ नहीं है, कोई मारपीट चोट का निशान तो है नहीं। लेकिन मैं जानना चाहता था कि आखिर जिस घर में गया था उस लड़की ने मेरे साथ में अब क्या किया था। मेरे को तो पैसा दिया नहीं, और मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ था कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब फिर मुझे अपने ऑटो में ही आँख खुलती है, ये मेरे साथ में माजरा क्या हुआ था। सुबह हो चुकी थी। अब मैं उस पगडंडी पर चलने लगता हूँ, जिस जगह से वो रास्ता जा रहा था उन घरों की तरफ। अब मैं उधर चलने लगता हूँ। पहला घर आते ही मैं रुक जाता हूँ। पहला घर देख रहा हूँ तो उसमें अंदर चहल पहल है। आगे में कुछ पशु भी बांधे हुए हैं, आज जिसको एक बूढ़ा आदमी खाना पीना दे रहा है। सुबह हो चुकी थी। अब मैं जब घूर के देखता हूँ तो बूढ़ा कहता है, बेटा कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मैं बोलता हूँ, नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं एक जानकारी लेने के लिए आया था। कहने लगा, हाँ हाँ पूछो, क्या जानकारी चाहिए? तब मैं उसके और नज़दीक चला जाता हूँ और पूरी अपनी कहानी बताता हूँ कि बाबा जी मेरे साथ में ऐसा हुआ है। रात के टाइम में एक मैं खूबसूरत लड़की को लेके आया था। जवान लड़की थी, अच्छी घर की लग रही थी, और शायद मैं इसी घरों में किसी में ले आया था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। रात का माहौल था, मुझे लगा कि पहला ही घर था जिसके अंदर में उस लड़की को मैं लेके आया था। लड़की कहती है कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मैं अंदर से लेके आ रही हूँ। और जब वो चली जाती है, 10 मिनट बीतता है और तब मैं आ जाता हूँ। दरवाज़ा ठोकता हूँ तो अंदर की तरफ खुल जाता है, अंदर रोशनी हो जाती है और उस घर में कोई था ही नहीं उस लड़की के अलावा। और तब वो लड़की कहती है कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और फिर मैं अंदर चला जाता हूँ, लेकिन डरा हुआ था कि घर में बस लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, परिवार का कोई सदस्य दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब अंदर जाता हूँ तो अंदर लाइट बंद हो जाती है, और जैसे मेरे पीछे में वो लड़की आकर खड़ी हो गई चुपचाप, और उसके शरीर से खुशबू भी फूट रहा था। और फिर मुझे दोनों हाथों से पीछे से पकड़ लेती है, और जैसे पकड़ती है ना, गोली भरती है, और तब तक मैं बेहोशी में चला जाता हूँ। बाबा मेरे बात को सुन रहे थे, गाय को चारा खिला रही थी और कान मेरी तरफ में थी, और कभी कभी मुड़कर मेरी तरफ देख लेते थे। और तब कहने लगे, ये कल रात में तुम्हारे साथ में हुआ, तुम्हें अच्छी तरह से याद है कि यही घर था? और तब मैं कहने लगा कि नहीं, मैं पूरा परफेक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन अंदाजा लगाने में यही घर लग रहा है, पहला ही घर था जहाँ तक मुझे याद है। तब वो बाबा जी हंसने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे घर में तो पूरा परिवार भरा हुआ है, ये देख लो, जानवर गाय भैंस सब कुछ मेरे पास में है। ये घर मेरा अकेला नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात मैं पूरी तरह से समझ चुका हूँ। ये मेरे घर की बात नहीं है। ये यहाँ से जब तुम उधर से आ रहे थे ना, तो तुमने देखा होगा कुछ खंडहर जैसा अब इस साइड में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। मैं वाकई में नोटिस किया था, एक जगह मुझे खंडहर जैसा कुछ दिखाई दिया था, जैसे यहाँ पर कभी मकान बना होगा, लेकिन अब वो खंडहर में बदल चुका था। और वो बाबा जी उसी की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हाँ बेटा, मैं उसी खंडहर की बात कर रहा हूँ। वो खंडहर कभी वो अच्छा भला मकान हुआ करता था, और उसमें एक परिवार भी रहता था। लेकिन परिवार में एक व्यक्ति था जो मेट था, मुखिया था, और वो तंत्र मंत्र का जानकार था। अब उसके साथ में अच्छी शक्ति भी थी, बुरी शक्ति भी थी, दोनों तरह की शक्ति का इस्तेमाल करता था। और वही बुरी शक्ति अब उसको बर्बाद करने लगी थी, उस पर काबू पाना चाहता था, लेकिन वो शक्ति इतनी वो विशाल हो चुकी थी, उसके काबू में नहीं आ रही थी। उस पूरे घर का लोगों का तबाह कर दिया, सबको बीमार कर दिया, पागल कर दिया, बीमारी से ग्रसित हो चुके थे, और वहाँ पर एक तरह से बर्बादी का आलम हो चुका था। जो भी परिवार के सदस्य थे, अब वो सब मर चुके थे न किसी बीमारी की वजह से। अब फिर वो घर बिल्कुल अकेला हो चुका था, उसमें कोई अब था ही नहीं, ना तो चिराग जलता था। अब कोई मालिक ही नहीं है तो कौन जलाएगा चिराग? और वहाँ पर कुछ लोगों ने देखा है कि वहाँ से आत्माएं निकलती हैं, रोड पर घूमती हैं। ये खूबसूरत लड़की जिसकी तुम जिक्र कर रहे हो ना, उसी परिवार का सदस्य थी। और जैसे तुम कपड़ा बता रहे हो ना, वैसे ही कपड़ा में कुछ लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं, लोकल लोग,
उन्होंने कई बार रात को देखा है। तो बेटा, ये मेरे घर की कहानी नहीं है। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ है। तुम उस घर में चले गए थे अंदर तक। तब मैं बताता हूँ कि हाँ बाबा जी, मैं तो अंदर गया था। वो घर देखने में बिल्कुल जैसा आप बता रहे हो वैसा ही लग रहा था। तब बाबा जी कहने लगे कि बच्चा, तुम्हारी जान बच गई। वो घर, वो उसी जो मैं बता रहा हूँ खंडर था, वो भूतिया घर अब बन चुका है। और ऐसे घटनाएं कभी कभी लोगों को नजर आ जाती है। अच्छा हुआ कि तुम बच गए। अब वाकई में मैं पैसे वैसे सब भूल भूल चुका था। अब मुझे लगा कि बाबा जी सही कह रहे हैं, अब मुझे तो यहाँ से निकल लेना चाहिए। लेकिन ये मेरी अब एक तरह से शुरुआत हुई थी। उस लड़की का मुलाकात का सिलसिला अब शुरू होने वाला था। अब इसके बाद दिन भर तो मैं अपना आराम करता था। रात के टाइम हमें अपना ऑटो रिक्शा क्योंकि जो सुबह में मेरे रिश्तेदार चलाते थे, अब मैं रात को ये घटना का जिक्र अपने परिवार में किसी के साथ नहीं करता हूँ। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार के जो रिश्तेदार जो हैं उनको बताऊंगा तो कहीं मेरा मजाक ना उड़ाएंगे, क्योंकि वो लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। खैर, मैं इस घटना को बताता नहीं। अब फिर अपने काम पर लग जाता हूँ। अब फिर जिस जगह से मैं उस लड़की को बिठाया था, मैं एक सवारी छोड़ने के लिए गया था गर्ल्स हॉस्टल में। और उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पर सवारी मिल जाएगी, क्योंकि हॉस्पिटल भी है, नर्सिंग होम भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है। गर्ल्स हॉस्टल से तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं होता रात के टाइम में। मुझे लगा कि हॉस्पिटल वगैरह से कोई सवारी मिल सकती है। इंतज़ार करने लगता हूँ। आखिरकार जब कोई सवारी नहीं मिलती है, मुझे आलस ने घेर लिया था। अब मैं पिछली सीट पर सो जाता हूँ आराम से, चैन की नींद। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है, ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब, आपका ऑटो रिक्शा खाली है। आवाज़ जानी पहचानी थी। जैसे ही आवाज़ को मैं पहचानता हूँ तो मेरे रोम रोम खड़ा हो जाता है। अब तो मैं सब कुछ उस लड़की के बारे में जान चुका था। वही लड़की मेरे ऑटो के बगल में खड़ी अब मुझे आवाज़ दे रही है। आज जैसे मुझे देखती है ना, वो एक नज़र में देख के मुझे पहचान लेती है। अब फिर जैसे अब उसकी जो हालत थी ना उस टाइम, मैं बताऊं ना तो कभी दाएं देख रही थी, कभी बाएं देख रही थी। और अचानक उसका जो रूप था ना, वो जो सुंदर दिखाई दे रही थी, अचानक उसका भेष रूप सब कुछ बदल चुका था। अब एक ऐसी औरत बन चुकी थी जो जिसका चेहरा सुंदर नहीं था, बड़ा ही कुरूप दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे को किसी ने बिगाड़ दिया है। कटे फटे दिखाई दे रहे हैं और बड़ा घिनौना इसका चेहरा दिख रहा था। उस टाइम में मैं देखकर समझ गया कि बस अब मैं इसके शिकार बन जाऊंगा ना तो जिंदा नहीं बचूंगा। ऑटो स्टार्ट करता हूँ और भागने लगता हूँ। लेकिन वो समझ चुकी थी कि मैं उसका भेद जान चुका हूँ और वो आसानी से मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मेरे ऑटो की रिक्शा के पीछे भागती है। अब मैं तो इसको पीछे आता देख दहल जाता हूँ और सोच लेता हूँ कि अब तो मैं बच नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये तो प्रेतात्मा लड़की है। अब मैं एक नॉर्मल से इंसान हूँ। मैं जितना भी भागूंगा इसे दूर नहीं जा सकता। अब मेरा सोचना बिल्कुल सही था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दूरी थी। अब मैं अपना ऑटो दौड़ाए जा रहा था और वो चिल्ला रही थी, कहाँ तक भागेगा? मैं तुझे अब छोड़ूंगी नहीं। तू मेरा रहस्य जान गया है, अब तू बचेगा नहीं। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हाँ, मैं भी जान चुका था कि मैं इस लड़की का रहस्य जो था मैं पहचान चुका हूँ और मुझे इस जगह पर यहाँ रहना नहीं चाहिए था। अब मैं भागने का सब कुछ प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मैं पीछा नहीं छुड़ा पाता हूँ। जितना तेज से भागता हूँ लगता है कि बस थोड़ी दूर पीछे ही है, बस कुछ ही दूर तेज दौड़ेगी या मुझे पकड़ लेगी। अचानक रोड के किनारे एक शिव मंदिर मुझे दिखाई देता है। आज जैसे ही दिखाई देता है ना, मैं अब सोच लेता हूँ कि मुझे करना क्या है। शिव मंदिर के गेट पर मैं अपना ऑटो रिक्शा रोकता हूँ और अंदर से गेट बंद था, छोटी सी बाउंड्री थी 6 फुट की। अब मैं परवाह नहीं करता, खुला हुआ एरिया था। बस शिव मंदिर का जो मंदिर बना हुआ था और उस बाकी जो एरिया था कंपाउंड था, और उस कंपाउंड के अंदर में मैं जंप लगा लेता हूँ। जैसे ही अंदर जंप लगाता हूँ ना, तब तक वो औरत, भयानक औरत पहुँच जाती है। अब मुझे देख कर चिल्लाने लगती है कि कब तक तू बचेगा, कभी न कभी इस जगह से बाहर निकलेगा। अब मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ।
कब तक इसके अंदर छुप के रहेगा? तुझे तो निकलना ही पड़ेगा, तुझे तो निकलना ही पड़ेगा। जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब मैं एकदम डरा हुआ था, भयभीत डरा हुआ था कि अगर मैं इस मंदिर से मैं बाहर निकलूंगा, इस कंपाउंड से बाहर निकलूंगा, तो मुझे नहीं छोड़ेगी। अब मुझे क्या, अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी थी। अब मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है। अब मैं उस जगह से हिलने वाला नहीं था। कंपाउंड के अंदर मैं आ चुका था। अब वो प्रेत आत्मा कंपाउंड के अंदर अब नहीं आ रही थी। अब उसको भी समझ में आ चुका था कि पवित्र स्थल है, ये कोई मंदिर है और हमें मंदिर के अंदर जाना नहीं चाहिए। उसको भी लग चुका था और तभी मैं उससे बचा हुआ था। लेकिन रात भर मेरे साथ में गाली गलौज करती रही। हाँ, कह रही थी, बार बार धमकी दे रही थी कि कब तक उस घेरे में रहेगा, कब उस तक मंदिर के प्रांगण में रहेगा, कभी तो तुझे निकलना पड़ेगा। मैं इंतजार कर लूंगी, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं अब समझ चुका था कि मैंने जो देखा इसका रहस्य समझ गया है। हाँ, ये मेरे लिए ज़्यादा ही कठिनाई अब पैदा कर रही है। हाँ, तभी से मेरे पीछे पड़ी हुई हाथ धो करके। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? जैसे तैसे मैं पूरी रात बिताता हूं। आखिरकार सुबह होते ही अब वो गायब हो चुकी थी। अब मुझे भी मालूम था कि प्रेतात्मा धूप यानी सूरज की रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो सूरज की रोशनी में मुझ पर हमला नहीं कर सकती। मैं निश्चित हो गया था, लेकिन मैं बेहद डरा हुआ था। अपना ऑटो रिक्शा में बैठता हूँ। अब फिर मुझे समझ में आ चुका था कि मुझे कहाँ जाना है। अब एक बाबा के पास जाता हूँ, जिसको मैं जानता था। मैं अब सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। अब तो दिन का उजाला अब फैल चुका था। ऑटो अपने रिश्तेदार के पास घर में देता हूँ। डरा हुआ मेरा चेहरा होता है। अब मेरे रिश्तेदार पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। लेकिन मैं उनको जानता था, वो भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं करते थे। अगर मैं उनको किस्से बताऊंगा तो मुझे अब एक तरह से मजाक का पात्र बनाएंगे, इसलिए मैं उनसे कुछ बताता नहीं। अब उनको टाल देता हूँ कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का फुल्का मुझे बुखार आ गया था, सर में दर्द है, और कोई बात नहीं है। मैं उनको टाल देता हूँ ऐसे कुछ कहानियाँ बना करके। अब फिर उनके जाने के बाद अब मैं भी निकलता हूँ। मैं जो सोच रखा था, अब मैं एक बाबा के पास पहुँचता हूँ। मैंने उनका बहुत ही नाम सुना था, कई सवारी को भी मैं उनके पास में ले गया था। वो कम से कम उस टाइम में 75-80 साल के होंगे। शरीर बिल्कुल हड्डियां दिखाई दे रही थी, लेकिन उनमें ताकत था तंत्र मंत्र का। हाँ, मैं उनके पास पहुंचता हूँ, अपनी विपदा पूरा सुनाता हूँ कि बाबा जी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हो चुका हूँ। मैं तो कई सवारी को आपके पास में ले आया हूँ, और जो भी आए हैं आपके पास में सब सही होके गए हैं। पूरी रात का किस्सा बताता हूँ। अब मैं डरा हुआ था। मैं बताता हूँ कि बाबा जी, रात होते ही वो मुझे नहीं छोड़ेगी, कुछ ना कुछ तो आप कीजिए, मेरी जान बचाइए। और तब बाबा जी मुझे गौर से देखने लगते हैं। बहुत देर मुझे अब एक तरह से झाड़ फूक करते हैं, मेरी आंखों में देखते हैं। कुछ मंत्र का अब मैं आवाज़ सुनता हूँ, और फिर वो शांत हो जाते हैं। और तब मैं कहता हूँ, बाबा जी, क्या मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ उस प्रेतात्मा से, उस चुड़ैल से? तब बाबा जी कहने लगे, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? तू अकेला नहीं है, तेरे साथ में कोई है जो तेरा मदद कर रहा है। तुझे क्या होगा? पहली बार मैं जब सुनता हूं ना, तो मुझे विश्वास नहीं होता। कौन है बाबा जी? कौन है मेरे साथ में? मैं तो अकेले हूं। और तब बाबा जी मुस्कुरा के कहते हैं, अरे नहीं नहीं, तू उसे देख नहीं सकता है, लेकिन वो शक्ति तेरे साथ में लगी हुई है, वो तुझे कुछ बुरा नहीं होने देगी। मैं एकदम आश्चर्य से बाबा जी की तरफ देख रहा था। कौन है बाबा जी? कौन है बाबा जी? तब बाबा जी जो बताते हैं, मैं एकदम विश्वास नहीं कर पाता। और वो कहते हैं, तुम्हारे घर का कोई है। अब तुम समझ सकते हो कि कौन हो सकता है। क्या तुम्हारी दादी गुजर गई है? तब मैं बताया कि हाँ, दादी का मौत तो काफ़ी पहले हो चुका है। ये किस्सा मैं उनको बताया नहीं था, जो पेड़ के साथ में हुआ था। अब पूरा पेड़ का किस्सा बताता हूँ। आम जब तोड़ता हूँ, जैसे मुझे कोई पैर खींच लेता है, मैं धड़ाम से ज़मीन पर गिरने लगता हूँ। तभी
दो हाथ मुझे रोक लेते हैं। वो हाथ मेरी दादी के होते हैं। मैं बेहोशी में पड़ जाता हूँ, पूरा किस्सा बता देता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं तू चिंता मत कर, वो जरूर तेरे पीछे पड़ी हुई है चुड़ैल, लेकिन उसका इलाज मेरे पास में है। लेकिन तेरे पास में एक और शक्ति है जो गाहे बगाहे तेरी मदद करती है, और उसी के वजह से अभी तक तू सुरक्षित बना हुआ है। नहीं तो जैसे तेरे साथ में घटना घटी है, तू जिंदा बच ही नहीं सकता था। उस घर से तू जिंदा निकल ही नहीं सकता था। वो जो तुम्हारी दादी की आत्मा है अभी भी तुझसे प्यार है, और तेरे साथ में ही वो गाहे बगाहे रहती है, तेरी चिंता करती है। सच कहूं ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ उस बाबा जी की बात सुन करके, लेकिन मैंने भी देखा था एक झलक जब मैं नीचे गिर रहा था आम के पेड़ से। अब मेरे घर के लोग मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब जब बाबा जी ने बोला ना, तब मेरा जो संदेह था बिल्कुल दूर हो चुका था। मेरे आंखों से आंसू निकल रहा था दादी का नाम सुनकर के, कि दादी मेरे आसपास में है। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हाँ, बिल्कुल होगी, कहीं ना कहीं मेरी चिंता कर रही होगी। बहुत हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इज्जत करते थे। हाँ, तब मैं कहने लगा बाबा जी चलो, आपने सही अब मुझे बता दिया। अब मुझे भी लगता था कभी कभी कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है, लेकिन मैं देख नहीं पाता था। तब बाबा जी जो नो अब दूसरी बात बताई ना, तो मैं सचमुच एक विवश हो गया था वो उस चीज़ को समझने में कि आखिर ये ऐसा कैसे होता है। तब बाबा जी कहने लगे कि देखो, तुम्हें जो आत्माएं दिख रही थी उसमें भी अब तुम्हारा दादी का हाथ है। दादी का कोई शक्ति तुम्हारे पास में ऐसा है जो तुम्हें अब प्रेत आत्माओं को अब दिखता है, तुम प्रेत आत्माओं को देख सकते हो। हाँ, तुम्हारे शरीर में ऐसी खुशबू उठती है जिससे प्रेत आत्माएं आकर्षित हो जाती है। ये बात बता रहे हैं ना वो बाबा जी, तब मैं और डर चुका था। क्या मतलब बाबा जी, क्या इसी वजह से मेरे को अब ऐसी घटना का सामना करना पड़ता है? तब बाबा जी कहने लगे हाँ। मैंने बोला कि अब ये भी आप उपाय करो ना, कि कोई अब मेरे पास में कोई प्रेतात्मा भूल कर भी नहीं आए। तब वो सोचने लगे, कहने लगे कि ठीक है, लेकिन एक नुकसान होगा बेटा। मैं कहने लगा कि कौन सा नुकसान? तब वो कहने लगे तेरी दादी सदा सदा के लिए तेरा साथ छोड़ करके चली जाएगी। क्या तू ऐसा चाहता है? सच कहूं ना, मैं बेबस हुआ पड़ा था, दो पेच में पड़ा हुआ था। एक तो दादी का मोह माया मुझे घेरे हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ में प्रेत आत्माएं थी। दादी की शक्ति मुझ में आ चुकी थी, वो बाबा का जी का कहना था। ऐसी वजह से मुझे मेरे शरीर में कुछ ऐसा बन चुका था जिससे आत्माएं आकर्षित होती थी। मैं बहुत सोच विचार किया। अब मैं कहने लगा कि बाबा जी, अगर दादी मेरे पास से ना जाए, ऐसा कुछ उपाय कर दो ना। तब वो कहने लगे ऐसा संभव नहीं है। जब तक तेरी दादी की आत्मा तेरे साथ में है, और वो भूत प्रेत तो जरूर चिपटेंगे। और कोई बात नहीं, तेरी दादी तो मदद करती है ना। लेकिन दादी को मैं अब उस जो आम के पेड़ के वाला किस्सा था उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा था। अब मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि दादी की आत्मा कहीं दूर होगी, और फिर कोई प्रेतात्मा मुझे मार देगी, तब क्या होगा? दादी तो सुनते सुनते आएगी, और तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा नहीं। मैं बहुत गहन विचार किया, सोच समझ लिया, और तब मैं बोलता हूँ बाबा जी, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझिएगा। मेरी जान का खतरा अब है उस चुड़ैल से, आप भी समझ सकते हैं। और उससे नहीं, जब आप बता रहे हैं कि तुम्हारे शरीर में ऐसी कोई शक्ति है जो भूत प्रेत को आकर्षित करती है, तो मुझे तो खतरा हमेशा बना रहेगा ना। एक काम कीजिए ना, दादी का आत्मा को हटा दीजिए मेरे ऊपर से, मेरे आसपास भी वो नजर ना आए। ऐसा करने से क्या वो शक्ति मेरे शरीर से हट जाएगी? अतः बाबा जी कहने लगे हाँ, सदा के लिए। इसके बाद तुम्हारे अब शरीर में ऐसा कुछ आकर्षण का केंद्र रहेगा नहीं जिससे आत्माएं आकर्षित हो। मैं मन ही मन रो रहा था। दादी से मैं दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन चुकी थी कि मैं अब वो काम करवाने पर विवश हो चुका था। मन ही मन दादी से माफ़ी मांग रहा था कि दादी मुझे माफ़ कर दीजिए,
मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता था, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है। आपकी वजह से मेरे शरीर में ऐसा कुछ परिवर्तन हो चुका है जिससे आत्माएं आकर्षित हो रही है। अगर ऐसा मेरे साथ में चलता रहा तो एक दिन मेरी मौत हो जाएगी। आप तो बचाते बचाते कि नहीं आएंगे, और तब तक मैं मर चुका हूँगा। दादी मुझे माफ़ कर दीजिए। महात्मा जी यानी बाबा जी ने वो मेरा काम कर दिया था। अब वाकई में वो करने के बाद मुझे एहसास होने लगा था कि मेरा शरीर कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि वजन बढ़ गया है, भारी भारी सा महसूस होता था। लेकिन उसके बाद जब दादी की आत्मा मेरे शरीर से अलग हो जाती है, या यूं कहिए कि मेरे आसपास से हट जाती है, तब मुझे बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका है। और सच कहूँ, उसके बाद मुझे कोई भी प्रेत आत्मा नजर नहीं आती और ना मुझसे आकर्षित होती है। अब तो एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन मुझे मन में बहुत ही ग्लानि थी उस बात को लेकर के कि मैंने जानबूझ करके, जो दादी मेरे साथ में रहती थी, आसपास में मेरे साया बन के चलती थी, वो मुझसे दूर अब चली गई है। अब एक तरह से मैं अपने आप को कभी कभी दादी के बात सुन करके मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता था कि अब दादी मेरे आसपास में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास में ऐसा कोई घटना है, अपनी कोई आप बीती है जो आप मुझे बताना चाहती हो, तो आप अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकती हो मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ना कल की रात इसी समय पर और इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।